हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विकी टू जेड में। ये जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और ये सोशल साइंस विषय में आता है। तो जो क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है और उससे क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिला है, ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको ध्यान से सुनिए और वीडियो रोक रोक के आप लिख भी सकते हैं जिनको नहीं लिखा हुआ है तो। और कुछ कुछ चीज़ें हम जो बोलेंगे उसको भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। भौगोलिक खोजों से क्या हुआ कि पहले तो लोग ये धरती को समझते थे कि कहीं भी एक जगह दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे। इनको लगता था कि जाते जाते कहीं गड्ढे में तो गिर नहीं जाएंगे, कहीं पृथ्वी खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पूरा गोल है और ये हमेशा घूमते रहता है और एक तरह से लटका हुआ है, तो कहीं भी इससे नीचे गिरने वाले हम लोग नहीं हैं। तो इससे क्या क्या चीज़ हुए, तो देखिए, जब भौगोलिक खोज हुआ तो नए नए देशों का पता लगाना। जैसे कि आज हम लोग अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चले जाते हैं, पहले लोगों को नहीं पता था। जब भौगोलिक खोज हुआ तब पता चला कि हम लोगों को कि भारत के अलावा दूसरा देश भी है, दूसरे देश को पता चला कि समुद्र के पार भारत भी है। तो वैसे ही भौगोलिक खोज से क्या हुआ कि नए नए देशों का पता लगा। जब नए नए देशों का पता लगा तो भौगोलिक खोजों के कारण विश्व का दूरियाँ कम हो गया। आज हम लोग को शुरू में लगता था पता नहीं कि दुनिया कितना बड़ा है, ऐसे लगता था जहाँ तक दिख रहा है, जहाँ तक हमारी आँख जा रही है, पूरा दूर तक सिर्फ आकाश ही आकाश है और आगे जाएंगे तो पृथ्वी है, पता नहीं कहाँ तक है। लेकिन जब इसका खोज हुआ तो हम लोग विश्व में देख लिए कि 3 हिस्सा में लगभग पानी है और जो बचा हुआ एक हिस्सा पे है तो अलग अलग भूखंड है और अलग अलग देश है। तो आज कहीं भी कोई देश जाने आने में बड़ा आसान हो गया, दूरियाँ कमी हो गई। एक ही दिन में हम लोग अमेरिका भी पहुँच जाते हैं, एक दिन में ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच जाते हैं हवाई जहाज़ से, पहले पानी के रास्ते से जाते थे। तो विश्व का दूरियाँ कम हो गया भौगोलिक खोजों से। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया। जब भौगोलिक खोज हुआ तब लोगों को पता चला कि इतना बड़ा भूखंड है जो बहुत ही बड़ा है और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए और एक दूसरे से जितने भी देश अलग थे, जिसको नहीं कभी घूमे थे, तो जब पता लगा कि हम लोग इतने इतने खंड में बटे हुए अलग अलग देश हैं, तो सब एक दूसरे के संपर्क में आए। इससे बहुत सारा फायदा भी हुआ है और कुछ नुकसान भी है। तो पहले देखते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। तो कच्चे माल का आयात और निर्यात में सुधार हुआ। जैसे कहने का मतलब, हम लोग के यहाँ पेट्रोल नहीं होता है, हम लोग पेट्रोल क्या करते हैं, इराक से या दूसरे देश से लाते जहाँ हो जाता है। हम लोग के यहाँ जो भी होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, वो दूसरे देश को देते हैं जहाँ नहीं होता है। तो इससे क्या हो गया कि आयात और निर्यात कच्चे माल का आसानी से होने लगा, जिससे विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिली। एक दूसरे देशों का संबंध भी मजबूत हो गया काफ़ी, क्योंकि हम किसी को मदद की, वो भी हमको मदद किया, तो संबंध तो बढ़िया होते ही जाएगा। भौगोलिक खोजें किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हमको पता है कि भारत किधर है, तो भारत जो है 10वीं गोलार्ध में है, तो किसी को भी बताने में, विश्लेषण करने में काफ़ी मदद मिल गई कि कौन कहाँ पे है। यह अन्य देशों के बीच आर्थिक संबंध का संबंधित भी होता है। जैसे कहने का मतलब, किसी भी देश को, जैसे अमेरिका को पैसा का धनी देश है, लेकिन भारत को कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो हम लोग अमेरिका से मदद देते हैं। अमेरिका के भी मानव संसाधन की कमी है, तो बहुत सारा इंडिया के लोग अमेरिका में जाके काम करते हैं, तो उनका भी ज़रूरत पूरा हो जा रहा है। तो एक तरह से आर्थिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, काफ़ी हद तक लोगों का ज़रूरत पूरा हो गया भारतीय भौगोलिक खोजों के कारण। और भी इसको बहुत सारा बना के आप लिख सकते हैं कि भौगोलिक खोज होने से कितने सारे लोगों का कल्चर, सांस्कृतिक, जैसे भारत में शादी ब्याह का तौर तरीका अलग है, दूसरे देश में अलग अलग है। तो आप जितना भी सारा चीज़ को इसको बना के आप लिख सकते हैं कि कितने सारे कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला भौगोलिक खोजों के कारण। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, तो 6 गो होता है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, और ऐसे जो भी एक बच गया उसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आगे कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता था। देखिए, यूरोप के मध्यकाल में अंधकार का युग क्यों कहा जाता था। तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा गया कि यह काल समांती प्रकृतियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। मतलब कह सकते हैं कि उस समय जो था कि सामांती प्रकृतियों का काल था। मतलब ना तो अच्छा से व्यापार होता था, ना तो कोई गतिशील गतिविधि होता था, ना तो धर्म को उतना लोग मानने वाले थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था, एकदम अंधकार जैसे होता है ना, जब आंखों के, जब हम लोग को कुछ नहीं समझ में आता तो पता नहीं चलता क्या होता है, हाथ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो वैसा ही यूरोप में मध्यकाल के समय में चल रहा था। इसको आप रोक के लिख लीजिएगा। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प था और
अंधविश्वास से युक्त था। सबसे बड़ा बात है कि कोई भी इंसान के बारे में ज्ञान का जब कमी होता है ना, तो अंधविश्वास में चला जाता है। जैसे आजकल भी बहुत लोग बोलते हैं कि किसी को भूत पकड़ लिया, ऐसा कर लिया, अब उसको बढ़िया से इलाज डॉक्टर से नहीं करवा करके झाड़ फूँक करवाएंगे और बाद में मालूम चलेगा कोई बड़ा बीमारी से ग्रसित है। तो होता क्या है कि पहले के समय में लोग जो थे ज्ञान से मतलब कम था और अंधविश्वास में लोग काफ़ी डूबे हुए रहते थे। तो इसीलिए यूरोप के जो मध्यकाल में अंधकार का युग इसलिए कहा गया। इसको आप रोक के लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। उसके बाद है भूमि एवं पूंजी में अंतर। देखिए भूमि और पूंजी में अंतर आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि भूमि और पूंजी में बहुत अंतर है। पहली बात तो भूमि का अर्थ, तो भूमि का अर्थ क्या होता है? जमीन, जबकि पूंजी का अर्थ राशि है। अब भूमि पे क्या क्या कर सकते हैं? तो भूमि पे हम लोग फसल उगा सकते हैं, उस पर रह सकते हैं, अनेकों उपयोग कर सकते हैं। अब रह गया पूंजी का, तो पूंजी क्या है? तो पूंजी से हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय का स्वामी बोल सकते हैं, है ना। उसको हम लोग कहीं भी निवेश कर सकते हैं, पैसा से पैसा बना सकते हैं। पूंजी बाजार दीर्घकालिक ऋण या प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए बाजार है। अगर हम लोग पूंजी के बारे में बात करें तो हम लोग उसको खरीद बिक्री में भी लगा सकते हैं, उस पैसे से पैसा कमा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन से हम लोग ईंधन, कपड़ा, रहने की चीज़ें मिलती रहती है। इनसे हमें भोजन, रहने की जगह और खेलने का मैदान, काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र, सब मिल जाता है। तो आप समझ गए हो कि भूमि का क्या काम है और ज़मीन का क्या काम है। आप दोनों में अंतर रहेगा तो आप आराम से इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा से होने वाले लाभ। परमाणु ऊर्जा से बहुत सारा लाभ है, आप जान लीजिए। तो उसमें से उसका लाभ है, तो परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा का स्रोत है जो कच्चे माल की बचत करता है। परमाणु ऊर्जा का करेंगे तो कच्चा माल मेरा बचत होगा। परमाणु ऊर्जा भारी मात्रा में कार्बन मुक्त बिजली का उत्पादन करता है। परमाणु ऊर्जा से अगर हम लोग बिजली जलाएंगे तो उसमें कोई भी कार्बन नहीं निकलता है। वायु का गुणवत्ता का रक्षा करता है, उससे वायु भी पोल्यूशन नहीं होगा, वायु का गुणवत्ता भी अच्छा बना रहेगा। यह 28 अमेरिकी राज्यों में समुदायों को शक्ति प्रदान करती है और 28 को जो अमेरिका राज्य है अमेरिका का, उसमें से शक्ति प्रदान करता है। परमाणु बम ये सब तो आप जानती हैं, तो एक तरह से शक्ति परीक्षण है, इसको मदद भी कर सकते हैं, दूसरे देश को डरा भी सकते हैं उससे। और चिकित्सा के क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक कई गैर विद्युत अनुप्रयोग में योगदान भी देती है ये परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से हम लोग बिजली अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और भी हमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो सब धीरे धीरे लेकर के आएंगे। आप वीडियो को रोक करके पॉज कर करके अच्छे से लिख लीजिए, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, ताकि आपको अगला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।